हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको जानकारी देने वाले हैं इरिटेबल बाल सिंड्रोम के बारे में। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, किनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है, क्या इसके पीछे वजह है, क्या साइन और सिम्टम है, कैसे इसकी जांच की जाती है, जो करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन और खाने पीने में यानी कुछ डाइट की भी हम बात करने वाले हैं। और दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज IBS यानी कि इरिटेबल बाल सिंड्रोम क्या है। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है इरिटेबल और बाल सिंड्रोम जब हम यूज करते हैं तब या तो बहुत सारे से लक्षण होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम या ग्रुप ऑफ डिजीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो आंत होती है, बाल होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, उसका इरिटेबिलिटी हो जाना, यानी इसको हम जैसे स्पैस्टिक कोलॉन भी कहते हैं, लूज मोशन लग जाना है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन यानी आपका स्टूल हार्ड हो जाना। तो सिम्टम इसमें बदलते रहते हैं, जो कि हम लक्षण में भी आपको बताने वाले हैं। तो इसको हम IBS कहते हैं। और एक और टर्म होता है IBS इन्फ्लेमेटरी। तो ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है, ये इरिटेबल है। डिफरेंशिएट यानी दोनों में अंतर जानना भी जरूरी है। ये इरिटेबल है और इन्फ्लेमेटरी बाल डिजीज अलग होती हैं, तो इनको अंतर जानना भी जरूरी है। कारण की कॉजेस की कि IBS के पीछे क्या वजह होती है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और किनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज, डायरेक्ट कॉज तो नहीं है। हाँ, कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं या फिर ये कहें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके लिए ब्लेम किए जाते हैं। समझा जाता है कि इसमें जो है आपका इंटेस्टाइन का ओवर सेंसिटिविटी माना जाता है, कई बार आपका इम्यून सिस्टम का भी ओवर सेंसिटिविटी माना जाता है, कई बार इसको स्ट्रेस के साथ लिंकअप किया जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, कई बार आपका फिजिकली इनएक्टिव होना भी देखा जाता है और कई बार केमिकल रिलेशन भी इसके लिए माना जाता है। देखिए, आपका जो इंटेस्टाइन है और उसका भी एक नर्वस कंट्रोल रहता है, यानी आपकी जो हमारी आंत होती है उसमें मूवमेंट्स होती रहती है, गतियां होती रहती हैं, जिससे आपका स्टूल आगे की तरफ होता रहता है और स्टूल पास इस तरीके से होता है। लेकिन अगर वो मूवमेंट अफेक्टेड है, यानी जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसका ऑब्वियसली नर्वस कंट्रोल रहता है, तो कई बार आपका वो नर्वस कंट्रोल की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम है। देखिए, रिस्क फैक्टर्स की या फिर ये कहें कि किनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यूजुअली ये महिलाओं में प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। हमें बताया है कि जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा इनएक्टिव होता है, यानी एक्टिव नहीं होते हैं, हल्का फुल्का भी वर्कआउट जिनके रूटीन में नहीं है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी है। ओवर सेंसिटिव केसेस में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, जिनका इंटेस्टाइन ओवर सेंसिटिव है। थोड़ा बहुत डाइट का भी इसमें रोल है, जो कि हम इसके टाइप्स की। देखिए, इरिटेबल नाम से पता लग रहा है आपकी इंटेस्टाइन अगर इरिटेट है, आंत अगर इरिटेट है, तो क्या क्या किसके साथ एसोसिएटेड, इसको हम टाइप्स में भी कहते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी अगर आपका स्टूल हार्ड होता है तो हम उसको IBS-C कह देते हैं, यानी इरिटेबल बाल सिंड्रोम, उसको कॉन्स्टिपेशन कैटेगरी में आ जाता है कि आपके स्टूल हार्ड हो रहे हैं, कोई आपकी रेगुलर हैबिट्स नहीं है, इरेगुलर बाल हैबिट्स हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी गैप हो जाना, तो इसको भी कहते हैं। एक आता है आपका IBS-D करके हम उसको कहते हैं, यानी कि इरिटेबल बाल सिंड्रोम डायरिया, जिसमें आपके मोशन लूज होने लग जाते हैं, फ्रीक्वेंट स्टूल पास होता है, थोड़ा बहुत एंजाइटी की वजह से भी या थोड़ा बहुत ओवर ईटिंग, किसी भी तरीके से आपको बार बार मोशन जाना, इरिटेबल बाल सिंड्रोम, जिसको D कैटेगरी में रखा जाता है। इसको मिक्स्ड कहा जाता है, यानी कई बार आपने देखा होगा आपको दस्त लग जाते हैं, कई बार आपको कब्ज हो जाता है, यानी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन साथ साथ में देखा जाता है, जिसको कि हम IBS-M कहते हैं, मिक्स्ड। कई बार पेशेंट इन कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, उसको फिर हम IBS अनसब टाइप, वो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं। बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की, कि IBS के और क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, हमेशा सिम्टम डिपेंड करते हैं मरीज के ऊपर, पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम वेरी कर सकते हैं, किसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसको कम है, सिम्टम फिर भी बदल सकते हैं। अभी हमने बात करी नॉर्मल जो बेसिक सिम्टम्स देखे जाते हैं, जो डायग्नोस्टिक एक क्राइटेरिया हम जिसको कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको लगातार बनी रहती है लगभग 3 महीने तक। अगर हम बात करें बेसिस पे, अगर आपको 3 महीने तक ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप IBS की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। और आपको बार बार, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है, 2 चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी बाल हैबिट्स यानी मूवमेंट्स, स्टूल हैबिट्स कोई फिक्स नहीं होता है, यानी चेंज होते रहता है। कभी आपका जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी आपको लूज मोशन हो गए, कभी सुबह फ्रेश हो रहे हैं, कभी शाम को हो रहे हैं, तो ये चेंज होती है। और आपका स्टूल का कैरेक्टर भी वेरिएबल होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे अभी हमने बात करा, कभी हार्ड है, कभी सॉफ्ट है, कभी लूज है, कभी इस तरीके से चेंज होता रहता है, यानी स्टूल के कैरेक्टर में और स्टूल के हैबिट्स में
दोनों में जो है चेंज होता रहता है। क्रैम्पिंग सा फील जिसको मरोड़ कहते हैं वो आपको महसूस होता है। पेट में दर्द बने रहना, एंजाइटी बने रहना, पेट भारी होना, पेट फूलना, ब्लॉटिंग, गैस, ये सिम्टम देखे जाते हैं। और यूजुअली ये सिम्टम आपको बाल हैबिट्स यानी स्टूल पास करने के बाद आपको ये सिम्टम हो जाते हैं, जो कि देखा जाता है, तो आपको आराम पड़ जाता है उसके बाद। और अगर बात करें हम महिलाओं की, तो महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए देखा जाए महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग फेज में होती हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और मेनोपॉज के टाइम पे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम देखी जाती है, कंपैरेटिवली महिलाओं में ज़्यादा है और पुरुषों में कम है। डायग्नोसिस की यानी कि जांच की कि इसकी जांच कैसे हो, देखिए ये कंप्लीटली बेसिस रहता है, सिम्टम बेसिस जो हमने बात करी। 3 महीने का इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है कि 3 महीने तक आपको लगातार ये प्रॉब्लम हो रही है, सभी सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं, तो आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा, कुछ बीमारियां और कोई फूड एलर्जी है, कोई और इंटॉलरेंस है, उनको रूल आउट करना, यानी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कई बार दूध के बाद आपको प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो उसको रूल आउट करना है, यानी वो बीमारी तो नहीं है, वो टेस्ट कराना जरूरी है। कई बार वीट एलर्जी, सीलियक डिजीज के केसेस में लगभग सेम सिम्टम होते हैं, तो उसको भी रूल आउट करना, यानी सीलियक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी, उनको फूड एलर्जी टेस्ट करना भी जरूरी हो सकता है रूल आउट करने के लिए कि कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो वो टेस्ट आपके हो सकते हैं। बाकी बेसिक ब्लड टेस्ट आपके हो सकते हैं कि एनीमिया तो नहीं है, आप पे खून की कमी तो नहीं है, वो कर सकते हैं। आपका एक्सरे कर सकते हैं, आपका पेट का, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका कोलोनोस्कोपी मेन देखने के लिए कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, तो कोलोनोस्कोपी भी आपका किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस की, यानी जीवन शैली में कुछ बदलाव और होम रेमेडीज की, घरेलू नुस्खों की हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए इस बात को कि ये इरिटेबल बाल सिंड्रोम है, यानी आपकी जो आंत है वो इरिटेटेड है, तो उसको ठीक करना है आपको। यानी वो कब कब इरिटेट होगी, जब या तो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लेंगे, या बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो भी वो प्रॉब्लम बढ़ाती है। तो आप कंट्रोल करिए, चाय पे, कॉफ़ी पे, कैफिनेटेड ड्रिंक्स पे आप कंट्रोल करिए। चॉकलेट्स में से भी कई बार ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, तो इनको आप कट डाउन यानी कि कम कीजिए। वाटर इनटेक थोड़ा अपना बढ़ाइए। फलों सब्जियों का, फ्रूट वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा करिए, क्योंकि फाइबर है। और आप कर्ड, दही या योगर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरियाज की वजह से भी आपके आंत में एक हेल्दी फ्लोरा मेंटेन रहता है, तो उसमें भी आपको जो है डाइजेशन में मदद मिलती है। और आंत की जो मूवमेंट होती है, हमने बताया इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, वो जब जितना आप एक्टिव रहते हैं, थोड़ा घूमना फिरना अगर आपका रहता है, तो वो एक नेचुरल तरीके से होती रहती है। अगर आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई घूमना फिरना, वर्कआउट्स नहीं है, तो वो थोड़ा स्लगिश यानी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, जिसको स्पैस्टिक वो हो सकते हैं। तो वर्कआउट अपने रूटीन में लाइए। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आप करिए। साथ में हैवी मील आप ना लें, शॉर्ट मील्स लें, यानी एक बार में कम खाना खाएं, चाहे आप बार बार खा सकते हैं, कम खाना खाएं, आराम से खाना खाएं, हल्के हल्के शॉर्ट मील्स आप ले सकते हैं। इस बहुत चेंजेस करने से भी इंप्रूवमेंट देखी जाती है, और कई बार इसका स्ट्रेस के साथ रिलेशन भी देखा जाता है। कारण में भी हमने डिस्कस करा था। तो स्ट्रेस को, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, थोड़ा अपने आप को बिजी, योगा, मेडिटेशन आप थोड़ा स्विच कर सकते हैं। तो ये थोड़े चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं अपनी डाइट में, डाइटरी चेंजेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। देखिए, वैसे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा कंप्यूटर अप्रोच पे बेस्ड रहता है, यानी आपका अपना क्या केस है उसके हिसाब से आप दवा लें तो ज़्यादा सही है। बल्कि हम यहाँ पे कुछ जनरल मेडिसिन की हम यहाँ पे आपको जानकारी दे देते हैं। एक बार में आप एक दवा यूज़ करिए, कोशिश करिए कम से कम दवा लीजिए, कम खुराक से दवा स्टार्ट करिए। सभी दवाओं के लिंक आपको जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी के लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं। सभी दवाइयाँ नहीं लेनी है आपको, एक बार में अपने केस की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल मेडिसिन की बात करने वाले हैं। देखिए, आर्सेनिकम एल्बम आपने सुना होगा। आर्सेनिकम एल्बम कई बीमारियों में दी जाती है। IBS में भी आर्सेनिकम बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिकम एल्बम तब आप यूज़ करिएगा जब आप या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, यानी मेंटली भी आपका इरिटेबिलिटी है, और एंगर भी है, और रेस्टलेस, बेचैनी भी है, और हर काम में अगर जल्दबाजी है, तो आप आर्सेनिक यूज़ करिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से रिलेटेड होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से अगर आपको IBS है, आप आर्सेनिकम एल्बम ले सकते हैं। 30 या 200 पावर में लीजिए। देखिए, ड्रॉपर इस पे लगा हुआ है, पावर पोटेंसी इस पे लिखी होती है, दवा का नाम है, कंपनी आप कुछ भी ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सीधा जबान पे ले, जलन होने पे आप थोड़े से पानी में भी ले सकते हैं। दवा को थोड़ा लगातार लें, 2-4 हफ्ते, जल्दी फर्क पड़ जाए तो दवा को थोड़ा थोड़ा करके जल्दी बंद कर सकते हैं। नहीं फर्क पड़ने पर लिया जा सकता है, बिल्कुल कुछ फिक्स नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैल्सीमियम की। देखिए, जैल्सीमियम भी IBS के केसेस में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। 30 या 200 पावर में आप ले सकते हैं, और इन पे भी ड्रॉपर लगा। अब देखिए, क्वांटिटी वाइज ये मेडिसिन ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने कम साइज की मेडिसिन, हमेशा थोड़े साइज की मेडिसिन लें, जो कि आपको, क्योंकि दवा आपका चेंज भी हो सकता है। जैल्सीमियम है, जैल्सीमियम आप ले सकते हैं, 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। ये 200 में हमने रखा हुआ है। सेम वैसे लेना है, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम।
जैल्सिमम आप तबनेस रहती है, ज़्यादा घबराहट रहती है और थोड़ा डलनेस भी रहती है, यानी मान लो आपको लूज मोशन वगैरह ये सब हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हमेशा थकान सी रहना, तो फिर आप जैल्सिमम ले सकते हैं, काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगेन एक बार में आपको एक ही दवा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम रखा हुआ है। अर्जेंटम नाइट्रिकम होगा होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। और देखिए अब कलर से आपको पता लग गया होगा ये डिफरेंट कंपनीज का है, तो कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम हम यानी अगेन नर्वस डायरिया, जब आपको थोड़ा सा माइंड कुछ भी कोई भी न्यूज़ अगर आती है माइंड में क्लिक होती है और आपको मोशन जाना पड़ता है, लूज मोशन हो जाते हैं, IBS यानी आपका इंटेस्टाइन इरिटेबल हो जाता है, तो भी आप ये ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार वैसे लेना है। और जलन होने लगी थी डाइल्यूशंस की। अब हम यहाँ पे पेटेंट रेडीमेड मेडिसिन होती है उनकी बात करने वाले हैं। देखिए ये होलेरिया मेडिसिन है एंटी डायसेंट्री का, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो नाम से वैसे भी पता लग रहा है कि एंटी डायसेंट्री का, यानी डायसेंट्री जिसमें आपके स्टूल के साथ म्यूकस भी आता है, इसमें भी ऐसा देखा जाता है कि स्टूल के साथ म्यूकस भी लगा हुआ आता है। तो ये टैबलेट फॉर्म में ये दवा है और कुर्ची इस दवा का नाम। हाँ जी, तो होलेरिना एंटी डायसेंट्रिका कुर्ची के नाम से भी टैबलेट फॉर्म में आती है। और अगर आप देखेंगे इसकी इंडिकेशन में तो यहाँ पे लिखा हुआ है IBS यानी कि बाल सिंड्रोम। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। बट फिर से आपको बताना चाहेंगे एक बार में कि मेडिसिन यूज़ करना है इसके आप 1-1, 2-2 गोलियाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, कम दिक्कत है तो 1-1 गोली दिन में 2-3 बार, खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद में। बड़ी गोलियों को आप पानी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो इनके लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। डॉक्टर एक्वेक का 4 नंबर का है, देखिए डायरिया लूज मोशन का है। IBS में अगर आपको, हमने टाइप्स की बात करी थी कि IBS में अगर आपको डायरिया है, लूज मोशन है, तो फिर आप ये वाला ड्रॉप ले सकते हैं। थोड़े से पानी में, अगेन ये भी लिक्विड में है, थोड़े से पानी में 10, 15, 20 ड्रॉप, ज़्यादा दिक्कत होने पे ज़्यादा दवा, थोड़ी दिक्कत होने पे कम दवा, इसको भी आप ले सकते हैं। जब आपको IBS D यानी डायरिया वाला है जिसमें आपको 10 लग जाते हैं, IBS है आपको कॉन्स्टिपेशन वाला, तो फिर आप ये कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी पीने का ड्रॉप्स है, लिक्विड है, थोड़े से पानी में 10, 15, 20 ड्रॉप। आप तो हमेशा अपने टाइप के ऊपर, कारण के ऊपर, सिम्टम के ऊपर जाइएगा, दवाइयाँ आपकी बदल सकती हैं। ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो की स्क्रीन पे भी हम अलग अलग वीडियोस डालते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।